वेलकम बैक टू रौनक क्लासेस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज बेटा अपना चैप्टर 5 है समकालीन दक्षिण एशिया बोर्ड एग्जाम 2025 को मद्देनजर रखते हुए शानदार कंटेंट इसमें आपके लिए पेश किया गया है। आप भी देखिए, अपने मित्रों को भी दिखाइए, उनके साथ में शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सभी कीजिए। चलिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। क्या है दक्षिण एशिया? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि दक्षिण एशिया क्या है। जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसके दक्षिण में हिंद महासागर है, जिसके पश्चिम में अरब सागर है और जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और यह जो इलाका है वो दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। हम अभी इसको मैप के माध्यम से भी एनालाइज करेंगे ताकि आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाए और जब बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आपके दिमाग में मैप के माध्यम से भी याद रहे आपको। इसमें सबसे पहले 7 देश शामिल थे, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और इसमें 8वां देश अफगानिस्तान शामिल हो गया है। चलिए बेटा आइए मैप के माध्यम से इसको एनालाइज करते हैं। क्या है दक्षिण एशिया? ये आपको जो मैप दिख रहा है वो दक्षिण एशिया का मैप है। ये वाली इसकी उत्तरी सीमा है और जिसके उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। ये इसका पूर्व भाग है, पूर्व भाग में इसके बंगाल की खाड़ी है। ये इसका पश्चिम भाग है, पश्चिम भाग में अरब सागर है। और ये इसका दक्षिण भाग है जहाँ पे हिंद महासागर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जिसके दक्षिण में हिंद महासागर है और जिसके पश्चिम में अरब सागर है। यह भूभाग दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। कभी प्रश्न ये पूछता है कि दक्षिण एशिया में कितने देश है, तो आपका उत्तर होना चाहिए सबसे पहले इसमें 7 देश थे, परंतु वर्तमान में इसमें 8 देश है। 8वां देश कौन सा है वो भी बताएंगे। अब इसके देशों के नाम अपने को कैसे याद करने? तो बेटा आपको जो ये भारत का ये जो दक्षिण एशिया का मैप दिख रहा है, इसमें सबसे पहले इन 3 देशों को देखिए। सबसे पहले भारत, उसके बाद में मालदीव, उसके बाद में श्रीलंका। भारत, मालदीव, श्रीलंका, उसके बाद में आप देखिए अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल। इस प्रकार कितने देश हो गए? 6। भारत, फिर मालदीव, फिर श्रीलंका, उसके बाद में भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। ये अपने को इसलिए भी याद करने हैं क्योंकि जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में इसके लोकतंत्र की बातें भी घूमेगी, ये देश आजाद हुए वो भी बात घूमेगी। तो आप देश की स्थिति देख लीजिए कि कौन सा देश कहाँ पे है। उसके बाद में देखते हैं पाकिस्तान और इसके ऊपर जो देश है उसका नाम है अफगानिस्तान। तो इस प्रकार कुल मिला के दक्षिण एशिया में 8 देश हो गए। एक बार देखिए सबसे पहले अपने को कैसे याद करना है। ये जो 3 देश है, भारत, मालदीव, श्रीलंका, याद हो गई। उसके बाद में अपने को देखना है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। 6 देश हो गए। फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान। पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान। इस प्रकार दक्षिण एशिया में 8 देश हो गए। अब इन 8 देशों में हम देखेंगे कि लोकतंत्र की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले यदि भारत और श्रीलंका की बात करते हैं, चलिए एक बार नोट्स के माध्यम से देखते हैं ताकि आपको याद भी हो जाएगा और ध्यान भी रहेगा कि नोट्स को कैसे याद करना है। एक नज़र हम दक्षिण एशिया के देशों में लोकतंत्र पर डालते हैं तो हम पाते हैं, यदि हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका की, तो 1947 में भारत आज़ाद होता है और 1948 में श्रीलंका आज़ाद होता है। जब से ये दोनों देश आज़ाद होते हैं तब से आज तक यहाँ पे लोकतंत्र कायम है। मतलब आज़ाद होने के बाद में लोकतंत्र की स्थापना होती है और आज तक लोकतंत्र चल रहा है। बात करते हैं यदि हमारे पड़ोसी देश की, जिसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना 1947 में हुई। 1947 में वहां पे लोकतंत्र की स्थापना हुई, परंतु वहां पर 2 बार तख्ता पलट हुई। सरकार को गिरा दिया गया, लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया गया और 2 बार तख्ता पलट हुई। पहली बार 1999 में और दूसरी बार तख्ता पलट हुई 2008 में। तो इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? पाकिस्तान में सैनिकों का प्रभुत्व है। क्यों है सैनिकों का प्रभुत्व वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, परंतु पहले अभी एक बार अपनी नजर लोकतंत्र पर देखनी है। इन 8 देशों में देखना है कि लोकतंत्र क्या था। 3 देश हो गए, श्रीलंका, भारत 1947, 1948 से लोकतंत्र है। पाकिस्तान 1947 से लोकतंत्र था, परंतु 2 बार तख्ता पलट हुई, 1999 में और 2008 में। बात करते हैं बेटा अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश। तो सबसे पहले आप एक बार मैप में देखिए, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश जब 1947 में भारत आजाद होता है तो आजाद भारत के 2 टुकड़े होते, एक तो पाकिस्तान और एक भारत। परंतु मजे की बात देखो, ये पाकिस्तान का जो पश्चिम भाग था उसको पश्चिमी पाकिस्तान, और ये जो बांग्लादेश था इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। मतलब ये दोनों जो भाग थे वो पाकिस्तान का हिस्सा था। अब क्या होता है,
1970 में इस पूर्वी पाकिस्तान में आवामी दल ने सभी सीटें जीत ली और पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं से कहा कि हमें सहायता दे दीजिए, हमें स्वतंत्रता दे दीजिए ताकि हमारे फैसले हम ले सके। परंतु पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं ने कहा हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, कतई नहीं मानेंगे। नहीं मानी बात, यहाँ से सेना यहाँ पे भेजी। बेचारे पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो दबे दुबे बुतले थे, मतलब थोड़े कमजोर थे, क्योंकि यहाँ पे इलाका भारी था पश्चिम पाकिस्तान में, यहाँ पे इलाका कम था, तो ये लोग क्या करते, भारत में शरण लेते। और भारत की तो नीति आपको पता ही है, वह शरणार्थियों की रक्षा करती है। तब पश्चिम पाकिस्तान ने भारत को धमकी दे डाली कि या तो हमारे लोगों को छोड़ दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो भारत ने कहा कि आजा बेटा, हम तैयार है युद्ध के लिए। तब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और 1971 में ये जो इलाका है वो बांग्लादेश के रूप में दुनिया के सामने आता है, एक नए देश के रूप में उभर करके दुनिया के सामने आता है, जिसका नाम है बांग्लादेश। आपको मेरे हिसाब से बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र कैसे था। तो जब से ये उदय हुआ 1971 में, तो वहां पे लोकतंत्र स्थापित हुआ। परंतु मजे की बात देखो, 2024 में शेख हसीना ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वहां पे कुछ उनके देश की समस्या होगी, युवाओं ने वहां पे आंदोलन किया होगा और शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसने भारत में आके शरण ली। अब देखते बेटा अपना पड़ोसी देश नेपाल की। तो नेपाल 2006 में वहां पे राजतंत्र था, संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति वो राजा के पास में थी और 2008 में राजतंत्र को समाप्त किया गया और वहां पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल का नया संविधान 2015 में बना और पूरे विश्व में ये नए संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद में नया संविधान नहीं बना है, इसलिए पूरे विश्व में इसको नए संविधान के नाम से जाना जाता है, आधुनिक संविधान के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अपन मालदीव की। तो 1968 में मालदीव सल्तनत था, परंतु 1968 में वहां पे गणतंत्र की स्थापना हुई और शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया। बाद में 2005 में वहां पे शासन में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया और लोकतंत्र कायम है। कभी बोर्ड के एग्जाम में ये भी पॉलिटिकल पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है और बहुदलीय प्रणाली क्या है। तो बेटा अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो आरपी होता है, राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। जैसे हाल ही में अमेरिका की राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो वो अध्यक्षात्मक प्रणाली के अनुसार हुआ है। तो ऐसी प्रणाली जिसमें राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है वो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है। बहुदलीय प्रणाली क्या होती है, जिसमें सभी दलों को मान्यता दी जाती है, बहुत सारे दलों को मान्यता दी जाती है, सभी को अधिकार दिए जाते हैं, वह बहुदलीय प्रणाली कहलाती है। और भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना और आज तक वो कायम है। आगे देखते हैं पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान ज्यादा विवादास्पद है, तो हम देखते हैं कि वहां पे सेना और लोकतंत्र में क्या है। तो 1947 में पाकिस्तान आजाद होता है। आपको पता है कि 1947 में भारत भी आजाद हुआ और पाकिस्तान भी आजाद हुआ। तो आजाद पाकिस्तान की बागडोर वहां का जनरल अयूब खां के हाथों में थी। उसने अपना निर्वाचन भी करवा लिया, परंतु जनता उसके खिलाफ हो गई, मजबूरन उसको त्याग पत्र देना पड़ा। लोकतंत्र की एक रीत होती है, यदि जनता नेता को पसंद नहीं करती है तो नेता को त्याग पत्र देना पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता होती है वो लोगों के पास में होती है। अयूब खां के बाद में याहिया खां के हाथों में सत्ता आ जाती है और उसके समय उसको बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था बांग्लादेश के कारण। और इस युद्ध का परिणाम यह होता है कि पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा टूट करके स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है और बांग्लादेश के रूप में उभर करके दुनिया के सामने आता है। 1971 में याहिया खां के बाद में जुल्फिकर अली भुट्टो वहां का शासक बनता है। उसके बाद में जनरल जियाउद्दीन हक वहां के राजा बनते हैं, मतलब राजा सॉरी नहीं कह सकते, वहां के पीएम बनते हैं। उसके नेतृत्व में सरकार बनी। इनको भी लोकतंत्र समर्थन आंदोलन का सामना करना पड़ा, अर्थात उन लोगों का सामना करना पड़ा जो लोकतंत्र का समर्थन करते थे। धन्यवाद बेटा, आगे मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक जय नाथ जी।